हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर 2 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वहाँ से मैंने आपको बिल्कुल शुरू से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया है कि क्या होता है, कब ये बना, सभी चीज़ें इसके बारे में, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो सभी उन 2 पार्ट में मैंने करवाए हैं। पहले आप वो देखिए, तब ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनका भी टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं किस किस तरह के होते हैं, किस किस बेसिस पर होते हैं। तो सबसे पहले होता है वैलिडिटी के बेस पर टाइप। एक तो वैलिडिटी के बेस पर होता है, एक फॉर्मेशन पे और एक परफॉर्मेंस पे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इन 3 बेसिस पर होंगे कि वैलिडिटी क्या है, फॉर्मेशन कब है उसकी, या परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेस पर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलिडिटी के बेस पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले होता है हमारे पास, देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एनफोर्सिबिलिटी होती है, यानी कि वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जब भी वीडियो देख रहे हैं तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आप नोट करेंगे, तो एंड में जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे उससे आपको आसानी रहेगी। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा, उसके आगे लिख लीजिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कि जो जिसमें एनफोर्सिबिलिटी होती है, यानी कि हमें कोर्ट में केस करने का राइट जहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये आपने अगर वीडियो का 2nd पार्ट देखा होगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आप पहले 2nd पार्ट देखिए हमारी सीरीज़ का, तब आपको समझ में आ जाएगा एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेसेसरी होते हैं, यानी कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहाँ पर हमें जो है एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है, हम केस वहाँ पर कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये तो था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अब नोट्स में आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखिए, उसके आगे लिखिए नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब मैंने अभी बताया कि केस करने का अधिकार वहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यानी कि नॉट एनफोर्सिएबल क्या होगा, यानी कि उस वहाँ पर हमें केस करने का राइट नहीं है। ठीक है, तो ये तो वॉइड में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है वॉइड एग्रीमेंट और दूसरा आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट की। वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है? नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, शुरू से ही वो एनफोर्सिएबल नहीं है, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल अपोजिट है ये वाला। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा, जहाँ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, शुरू से ही उसमें एसेंशियल एलिमेंट नहीं रहे होंगे। यानी कि जैसे किसी माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो वो क्या है, माइनर के साथ जो करते हैं वो शुरू से ही वैलिड नहीं होता है। ठीक है, माइनर यानी कि जो 18 साल से कम है पर्सन, तो उसके साथ किया तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। या फिर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स को निकाल दें तो वॉइड एग्रीमेंट वो बन जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट माइनस एसेंशियल एलिमेंट। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट माइनस एसेंशियल एलिमेंट इक्वल्स टू वॉइड एग्रीमेंट। इससे आपको समझ में आ जाएगा रिवीजन टाइप के कि कॉन्ट्रैक्ट में से अगर एसेंशियल एलिमेंट्स हम माइनस कर दें, एसेंशियल एलिमेंट्स निकाल दें, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो अगर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होगा। जैसे माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो, कंसिडरेशन ना हो, टर्म एंड कंडीशन जो हो वो क्लियर ना हो, तो ये सभी क्या है, इससे वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो ये तो की वॉइड एग्रीमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा?
जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट थे, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने लगे तो कोई उसमें परफॉर्म यानी हम नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म होने में, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो एग्रीमेंट किया, वो जब तो वो वैलिड था, उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट थे, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट इन दोनों का मिक्सचर हुआ। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सभी के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने लगे तो वो परफॉर्म नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डेथ का केस। मान लीजिए हमने किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि ये मान लीजिए हमने कोई ऐसा सिंगर है, उसे हमने अपनी पार्टी में बुलाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ कि इतने तारीख को, मान लीजिए 20 तारीख को पार्टी है, ठीक है, उसमें आपको परफॉर्म करना है, आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी, जितनी वो मांग रहा है पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 20 तारीख को उस सिंगर की डेथ हो गई या 19 को उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या वो 20 तारीख को वहाँ परफॉर्म कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल हो गया। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ तब तो वो वैलिड था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, तो ये वैलिड नहीं रह सकता अब, तो ये क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यानी वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, वॉइड एग्रीमेंट यानी कि शुरू से ही उसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, तब तो वैलिड था, उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बारी आई तो वो परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जैसे कि डेथ का केस हो गया, या फिर कोई लॉ में चेंज हो गया, उस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, या फिर कुछ सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, किसी भी वजह से हो गया, ठीक है, तो उस वजह से वो क्या है, सर्कमस्टांसिस चेंज होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो माइनर सा डिफरेंस है तीनों चीज़ों में वो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अवॉइडेबल है, वॉइड से रिलेट करेंगे, अवॉइडेबल जो कि अवॉइड किया जा सकता है। क्यों अवॉइडेबल कब होगा, जब पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होगी, बिना फ्री कंसेंट लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अगर पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, वो पार्टी उसे केस कर रही है कोर्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो सकता है। अगर वो केस नहीं कर सकती कर रही पार्टी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम मेरे पास मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, मैं उस कार को किसी को बेचना नहीं चाह रही, सपोज आप हैं, आप मुझसे वो कार खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बेचना नहीं चाह रही हूँ वो कार। आपने क्या किया, मेरे सिर पर गन रख दी कि ये कार मुझे आप बेचिए। अब क्या होगा, मुझे बेचनी पड़ेगी आपको वो कार, क्योंकि आपने मेरे सिर पर गन रखी है, तो मुझे डर है कि आप मुझे शूट कर देंगे, इसलिए मैं वो कार आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। अब क्योंकि मेरी कंसेंट फ्री नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं। अब या तो मैं इसको वॉइड करा सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, कि मैं क्या करूँ, अवॉइड करा सकती हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं कोर्ट में केस कर दूँ कि मुझ पर क्या है, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, कॉशन का यूज़ किया गया था, मुझे डरा धमका कर मुझसे वो कार ली गई है। ठीक है, अगर मैं उस पर केस कर देती हूँ तो वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं केस नहीं करती हूँ, सपोज मुझे डर है कि अगर मैंने केस किया तो आप मुझे शूट कर देंगे, मुझे मार देंगे, तो ये डर, इस डर से मैं केस नहीं कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा उस केस में, क्योंकि मैं कोर्ट में केस नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। आपने मुझसे कार ले ली है, बदले में मुझे पेमेंट दे दी है। ठीक है, तो ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर केस कर रहे हैं हम तो उसे अवॉइड करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन नहीं कर रहे केस तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। यानी कि जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसकी पार्टी पर वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आता है, जैसे कि कंसेंट फ्री ना हो, किसी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया हो, कोर्जन किया गया हो, या फिर फ्रॉड किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन की गई हो, इन सभी तरीके ये सभी क्या आ जाते हैं, वॉइडेबल के अंदर आ जाते हैं।
किसी भी तरीके का यूज़ करके अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो वॉइडेबल होगा। वॉइड करा सकती है पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। नेक्स्ट है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जिसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, लीगल नहीं होता, जो कि सपोज किसी की डेथ का एग्रीमेंट किया गया, डेथ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ कि मिस्टर एक्स है, इसे तुम शूट कर दो या इसे मार दो, कैसे भी मैं तुम्हें 5 लाख रुपए बदले में दे दूंगी। तो क्या ये लीगल नहीं है? इलीगल काम हम कर रहे हैं, किसी को मरवाना लीगल नहीं है। या फिर क्या है, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जो कि लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, उसे हम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इलीगल हो जाता है। ठीक है, इसमें और वॉइड एग्रीमेंट में जरा सा फ़र्क है। वॉइड एग्रीमेंट में भी यही होता है कि ऐसा जिसमें एसेंशियल एलिमेंट ना हो, जिसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी ना हो, और इलीगल में भी क्या होता है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में क्या होता है, हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, और इलीगल में क्या होगा, हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, अगर हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें लॉ पनिश भी करता है। तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? वॉइड एग्रीमेंट में हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में पनिशमेंट भी मिलती है। और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? वॉइड एग्रीमेंट भी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और इलीगल भी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, यानी कि दोनों में ही लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा कि इसमें हमें पनिशमेंट भी मिलती है इस केस में। नेक्स्ट आता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जिसमें कि कोई लीगल डिफेक्ट होता है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट होता है, जिस वजह से वो एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटनेस के साइन की ज़रूरत होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर साइन नहीं किया हुआ है वहाँ पर विटनेस ने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा वो। या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटर्न में चाहिए होते हैं, अगर वो रिटर्न में नहीं है तो वो भी अनएनफोर्सिएबल हो जाएंगे। या जैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर स्टैंप जरूरी होती है या फिर उस पर स्टैंप नहीं लगी है तो भी अनएनफोर्सिएबल हो जाएगा। जो भी टेक्निकल चीज़ें की ज़रूरत है, स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, वो नहीं पे की तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल रहेगा। ठीक है, तो जो भी लीगल वो चीज़ें होती हैं, वो अगर लीगल रूल्स कंप्लाई नहीं किए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो लीगल रूल्स कंप्लाई करना ज़रूरी है, तो वो अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ये था हमारा वैलिडिटी के बेस पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पांचों के पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। वैलिड क्या है, वॉइड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। ठीक है, फिर वॉइडेबल क्या है, इलीगल क्या है, और अनएनफोर्सिएबल ऐसे ही। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं फॉर्मेशन के बेस पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि रिटन फॉर्म में हो सकता है, ये लिखकर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ओरल फॉर्म में हो सकता है, बोलकर हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हम एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओरल भी हो सकता है, चाहे बाद में उसे हम प्रूफ ना कर पाए वो एक अलग इशू है, लेकिन ओरल भी हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बहुत ईजी है, जो कि एक्सप्रेस वे में किया गया हो, चाहे मतलब कि वहाँ पर वर्ड्स का होना ज़रूरी है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो। ठीक है, वर्ड्स का होना वहाँ पर ज़रूरी है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्सप्रेस का अपोजिट है, यानी कि ना तो वो रिटन फॉर्म में हुआ है ना ही ओरल फॉर्म में हुआ है, एक्सप्रेस है। वहाँ पर वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर वर्ड्स की फॉर्म में नहीं हुआ है, बल्कि इम्प्लाइड हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा बल्कि पार्टीज की कंडक्ट से हो रहा है जो। ठीक है, वो क्या होता है, इम्प्लाइड होता है, यानी कि पार्टीज जिसके लिए कंडक्ट कर रही हैं, पार्टीज इम्प्लाइड तरीके से कर रही हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज बस स्टैंड पर आप जाकर खड़े हैं, वहाँ पर बस आती है, बस में आप बैठ जाते हैं और स्टेशन पर उतर जाते हैं, तो टिकट ले लेते हैं रास्ते में। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने टिकट ले ली, पैसे दे दिए कंडक्टर को और आपने जहाँ पर जाना था वहाँ आप उतर गए।
क्या कुछ वर्ड यहाँ पर बोला, क्या कोई ओरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो सिर्फ इम्प्लाइड हो गया, दोनों पार्टीज की कंडक्ट से हो गया, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ओनली कंडक्ट हुई। आप बस में चढ़े, टिकट ली, स्टेशन पर उतर गए, तो ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह आप कैब में बैठ रहे हैं या कोई ऑटो में बैठ रहे हैं, तो ये सभी क्या है, इम्प्लाइड है। यहाँ पर कोई पार्टीज की कंडक्ट नहीं हुई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, रिटन में नहीं है, ओरली किसी भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, टैसिट भी इम्प्लाइड की तरह ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम से कैश निकाल रहे हैं, एटीएम पे गए, वहाँ पर आपने कार्ड लगाया, पिन यूज़ किया, कैश निकाल के आप आ गए, ठीक है, तो इम्प्लाइड की तरह ही है ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी, ठीक है। या फिर क्या है, बिड हो रही है, मान लीजिए ऑक्शन हो रही है, वहाँ पर क्या है, ऑक्शन में हैमर बजता है, बिडिंग की जाती है वहाँ पर, तो यानी कि हैमर वहाँ पर बजा दिया गया, तो पता चल गया कि इसने इतने में ये चीज़ परचेज कर ली है बिडिंग के थ्रू वहाँ पर, ठीक है, तो हैमर का यूज़ करके वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि टैसिट में मेनली क्या होता है, हमें टर्म एंड कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की पहले से पता होती है, तो उसके बेस पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को और क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, सेक्शन 68 to 72 आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 68 से 72 में है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मेनली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है, एक पर्सन के लॉस पर दूसरे पर्सन का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि किसी एक पर्सन का नुकसान हो रहा है तो दूसरे का उसके ऊपर बेनिफिट नहीं होना चाहिए। और जो मेन पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी नहीं होता है। हमने अभी तक पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होता है उसमें एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होता है, यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा जब हमें ऑफर मिली हो और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एक्सेप्शन है ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पर होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम बैंक में गए, बैंक में कैशियर से हमने पैसे मांगे, पैसे निकलवाए हमने अपने अकाउंट से, कैशियर ने हमें गलती से ज़्यादा रुपए दे दिए। सपोज हमने निकलवाए 50,000 रुपये, उसने हमें 55,000 दे दिए गलती से, 5,000 उसने फालतू दे दिए। तो जो एक्सेस का अमाउंट है, जो 5,000 फालतू है जो उसने गलती से दिया है, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी के 50,000 के लिए क्या है, वो तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, हमने ठीक है उसके फॉर्म भरा, वहाँ पे पैसे की डिमांड की, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, ठीक है, वो सभी है। लेकिन जो एक्सेस का 5,000 हुआ उसके लिए क्या कोई ऑफर थी क्या, ये तो गलती से दिए गए ना, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कैशियर है उसका तो लॉस हो रहा है लेकिन हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलती से जो अमाउंट दी गई है उसके लिए क्या बनेगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट वहाँ पर हो जाता है। और एग्जांपल से समझते हैं, माइनर है, माइनर के साथ वैसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन अगर माइनर को बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की गई है या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर हम बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं माइनर को या फिर अनसाउंड माइंड को, ठीक है, तो वहाँ पर हम उससे जो भी नेसेसिटी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एसेट में से उसका अमाउंट भी चार्ज हम कर सकते हैं, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट सभी को पता होगा, जो भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, 2 पर्सन है या ज़्यादा पर्सन है वो आपस में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स है, परचेजिंग साइट्स है जहाँ से हम कुछ भी परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर क्या होता है, ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। ऑनलाइन जो भी हम परचेज सेल कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ई कॉन्ट्रैक्ट में वो आ जाता है। ये था फॉर्मेशन के बेस पर। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस के बेस पर। परफॉर्मेंस के बेस पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, जो कि हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, दोनों पार्टीज ही वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी है, ठीक है। सपोज
मैं शॉप पर गई, शॉप वाले से मैंने सामान खरीदा और उसके बदले में उसे पेमेंट कर दी, मैं सामान लेकर घर पर आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने भी पेमेंट कर दी और शॉप वाले ने भी मुझे सामान दे दिया। दोनों ही पार्टीज ने क्या किया, अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है। तो ये क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई है, चाहे एक पार्टी की तरफ से चाहे दोनों पार्टी की तरफ से। तो इसके दो टाइप्स हैं इसमें। एक आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अगर एक पार्टी ने, अभी तक सिर्फ एक पार्टी ने ही अपनी परफॉर्मेंस की है, एक पार्टी ने ही अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, रिवॉर्ड का हकदार हो जाता है। सपोज पेपर में कोई ऐड आई है किसी मिसिंग पर्सन की, उस ऐड को पढ़ा किसी ने और उसने क्या किया, उस मिसिंग पर्सन को ढूंढ दिया। सपोज मैंने ऐड देखी, मैंने उस मिसिंग पर्सन को ढूंढ दिया और उनको सौंप दिया। उन्होंने नीचे एड्रेस दे रखा था कि इसका पता चले तो इस एड्रेस पर बताएं या इस एड्रेस पर पहुंचाएं, तो मैंने वहाँ पर भेज दिया उसको या उनको बता दिया, जो भी टर्म एंड कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंग मैंने काम कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है, अपनी परफॉर्मेंस कर दी है। तो अब मैं क्या होंगी, वहाँ पर रिवॉर्ड की हकदार हो जाती हूँ। जो भी पेपर में ऐड दे रखी थी कि जो भी इसको ढूंढ के लाएगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा, तो मैं 1 लाख की यहाँ पर रिवॉर्ड की हकदार हो जाती हूँ। यूनिलेटरल यानी कि यूनिट यानी कि 1 होता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो 1 पार्टी की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब दोनों ही पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी है, यानी कि एग्जीक्यूटरी होगा, सॉरी दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई है, पेंडिंग है। ठीक है, दोनों पूरी कर दे तो वो एग्जीक्यूटेड में आ जाता है। दोनों की अगर ऑब्लिगेशन पेंडिंग है अभी तक, तो वो बायलेटरल में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। हमने ऑनलाइन कुछ सामान परचेज किया, कैश ऑन डिलीवरी पे हमने परचेज किया है। ठीक है, अभी तक किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं हुई है, ना तो अभी तक सामान आया है। मान लीजिए हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 3 से 4 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 3 से 4 दिन का जो टाइम है, उस बीच में ना तो ऑनलाइन साइट से मेरे पास सामान आया है, ना ही मैंने पेमेंट की है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। तो वहाँ पर क्या है, जब सामान मेरे पास पहुँचेगा तभी मैं पेमेंट करूँगी। ठीक है, तो जब तक 3-4 दिन का ये जो पीरियड है, उस बीच में किसी भी पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो वो क्या है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जब तक। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यूनिलेटरल में क्या है, एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देती है, और बायलेटरल में क्या है, दोनों ही पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग है। और जब दोनों ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देती है, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था परफॉर्मेंस के बेस पर। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको ये सभी के सभी। चलिए एक बार डिटेल में आगे इनको देख लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने बताया आपको, जिसमें कि सभी के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी जिसमें नहीं होती, यानी कि केस करने का राइट जहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, नॉट एनफोर्सिएबल होता है, वो वॉइड होता है। फिर वॉइडेबल था। वॉइडेबल में हमने देखा कि जब कंसेंट फ्री नहीं होती, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में ये दिया गया है कि जब कंसेंट फ्री नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने बताया वॉइड एग्रीमेंट की तरह ही है, बट इसमें क्या है, पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, अनएनफोर्सिएबल किया हमने जहाँ पर कि लीगल डिफेक्ट है या कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, जैसे कि टाइम बार हो चुका है, कोई अब्सेंस ऑफ राइटिंग है, अगर राइटिंग में होना चाहिए लेकिन राइटिंग में नहीं है, बार्ड बाय लिमिटेशन, टाइम बार हो चुका है कोई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि टाइम था कि इतने टाइम तक ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं हो सकता, तो वहाँ पर उस केस में हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल। फॉर्मेशन के बेस पर हमने देखा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिटन में हो या फिर ओरल में हो। ठीक है, और एक्सप्रेस्ड क्लियरली एक्सप्रेस किया गया होना चाहिए, ये वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। इम्प्लाइड में क्या है, ना तो रिटन में है ना ही ओरल में है, पार्टीज की कंडक्ट से होता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, यानी कि साइलेंट है, वहाँ पर कुछ भी कोई भी वर्ड स्पोकन नहीं है, रिटन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको एटीएम का या फिर
बिडिंग का जहाँ पर बिड होती है वहाँ पर हैमर के थ्रू ऑक्शन में सेल की जाती है, तो ऑक्शन में जो होता है वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन हमने किया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये। इसमें क्या होता है कि किसी एक पार्टी के लॉस पर दूसरे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल हमने समझे थे। देन आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का हम यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और क्या क्या नाम है इसके? ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ईडीआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, या फिर साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो इसके नाम जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये सभी नाम आपने याद रखने हैं। परफॉर्मेंस के बेस पर देखा हमने एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी हो, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? दोनों ही पार्टी की ऑब्लिगेशन रहती हो या फिर एक पार्टी की रहती हो, यानी कि एग्जीक्यूटेड से रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या था? यूनिलेटरल कब था? जब एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस की है तब यूनिलेटरल हो जाएगा वो। और बायलेटरल कब है? जब दोनों ही पार्टी की ऑब्लिगेशन अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी दोनों ही पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की है, तो वो बायलेटरल हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा था। तो यही था इस वीडियो में, यही सभी टाइप से इन टाइप से कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझा दिया और ये डिटेल में यहाँ पर नोट्स भी हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट के ज़रिए में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच।